मेरी उम्र 32 साल हो चुकी थी। अब मैं उम्र के उस पड़ाव पर थी जहाँ लड़कियों के रिश्ते आने बंद हो जाते हैं और अगर बालों में सफेदी आ जाए उसके बाद तो लोग औरत को फालतू मानने लगते हैं। बस और क्या था, अब मैं भी इसी उम्र में पहुँच गई थी। मैं अब किसी भी रिश्ते को कबूल करने के लिए राजी थी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। मेरी मम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी तुम्हारे लिए एक लड़के का रिश्ता आया है और उम्र में तुमसे सिर्फ 2 साल बड़ा है, लेकिन इससे पहले उसकी 3 बार डिवोर्स हो चुके हैं। उसकी 3 बीबियां उसे छोड़कर जा चुकी है। मम्मी की बात सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे सर पर आसमान गिर पड़ी हो। मैं कभी गुमान भी नहीं कर सकती थी कि मेरी मम्मी मेरे लिए ऐसा रिश्ता लेकर आएंगी जिसकी 3 बार ऑलरेडी मैरिड हो चुकी हो और एक भी पत्नी उसके पास नहीं। टिक्की भला जिसकी 3 बार डिवोर्स हुई हो, वह किसी लड़की को खुश कैसे रख सकेगा? उसे तो डिवोर्स देने की आदत पड़ चुकी होगी। मगर फिर मेरी मम्मी ने अगले ही पल एक अजीब बात कही। वो कहने लगी कि तुम पूछोगी नहीं डिवोर्स होने के पीछे क्या वजह थी? मैंने कुछ भी नहीं बोली, बस अपनी मम्मी की ओर तकने लगी। मेरी मम्मी खुद ही बताने लगी कि सुमन लड़का एकलौता है, उसके घर में न भाई है न बहन है, बस एक बुजुर्ग बुढ़ा बाप है और उसकी उम्र 58 साल है। उस बेचारा बाप ने हर समय अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचता है, लेकिन जब भी कोई कन्हैया उस घर में आती है और डिवोर्स लेकर निकल जाती है तो उस बुजुर्ग बाप पर दया आता है। उस बेचारा बुजुर्ग बुढ़ा की अब जीवन कितनी बची है, उसका बेटा भी क्या करे? अपनी मम्मी और बहनों को खोने के बाद पिता के खिलाफ वो एक वर्ड भी नहीं सुन सकता। बस इसी कारण से जब उसकी पत्नियां उसके बुजुर्ग बुढ़े बाप पर तोहमत लगाती है तो वह उन्हें डिवोर्स देकर घर से भेज देता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम उसके बुजुर्ग बुढ़े बाप को भी संभाल लो और उसकी सेवा करो, उसकी देख रेख करके उसके दिल में अपने लिए इज्जत बना लो। उसके बाद देख लेना, तुम फिर कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। और वैसे भी तुम बहुत अच्छी हो, तुमने अपने पिताजी का भी कितना ध्यान रखा है। सोनम, मुझे लगता है कि अगर तुम उसके बुजुर्ग बुढ़े बाप को अपने पिता की तरह समझी और उसकी खूब खिदमत करी तो तुम एक अच्छी विवाहित जिंदगी बसर कर सकती हो। सोनम, अब तो तुम्हारे लिए कोई भी रिश्ता आना मुश्किल लगता है क्योंकि तुम्हारी उम्र शादी वाली अब नहीं रही बल्कि बहुत ज्यादा हो चुकी है। मम्मी की बात ने मुझे निराश कर दिया था और साथ ही साथ मेरा चेहरा मुरझा भी गया था। किसी के बुजुर्ग बुढ़े बाप इतना ज्यादा अपने बेटे के डिवोर्स के कारण कैसे बन सकता है? ये तोहमत किसी सास के ऊपर होता तो एक बार मान भी लेती। ससुर वाली बात मुझे से हजम नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है आजकल की लड़कियों में बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है तो वह उस बेचारे बुजुर्ग बूढ़े अंकल की कोई बात से चिढ़ जाती होंगी। इतने बड़े घर में उसे बूढ़े अंकल के सिवा कोई और भी तो नहीं था। हो सकता है छोटी सी छोटी बात को भी बतंगड़ बना देते हूँ और बात डिवोर्स तक जा पहुँची हो। परंतु मैं बात को जितना हल्के में ले रही थी वो बात इतनी हल्की बिल्कुल नहीं थी। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं किसी दलदल में कूदने जा रही हूँ और जिससे मुझे खुद को बचाना होगा और मुझे अपने घर को भी बचाना होगा। मेरी अभी तक शादी न होने के पीछे 2 वजह थे। एक तो हम लोग बहुत गरीब थे, पूरा भरपूर दहेज देकर लड़के वालों को खुश तो नहीं कर सकते, और दूसरा मैं एवरेज शक्ल सूरत की लड़की थी। पढ़ी लिखी तो थी लेकिन उतना ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। कलर सांवला था लेकिन मेरी आंखें बहुत ही तीखे थे। ब्राउन कलर की आंखें, ऊंची लंबी नाक, लंबे काले बाल जो मेरी पर्सनालिटी को 4 चांद लगा देते थे। लेकिन वहीं पर बात आके रुक जाती कि लड़की गोरी होनी चाहिए। बस इसी को वजह बनाकर मेरे रिश्ते आकर वापस चले जाते थे। परंतु मैंने अपने होने वाले हस्बैंड से मिलने की ख्वाहिश अपनी मम्मी के सामने जाहिर की। मैंने मम्मी से कहा कि कम से कम एक बार अपने होने वाले पति से मिल तो लूं। उससे मिलने के बाद मैं एक बार उसके व्यक्तित्व को जांचना चाहती थी कि आखिर पता तो चले कि वो अच्छा इंसान है या नहीं, मैं उसके साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ या नहीं। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी बोली कि नहीं बेटी, उसके पिताजी की ये अनुमति नहीं है। उसका पिता अपने बेटे के बारे में बहुत संवेदनशील है। अगर तुम्हें लड़के से मिलना ही है तो कल लड़का और लड़के के बाप दोनों आ रहे हैं। तुझे कोई बात करनी है तो उसी टाइम कर लेना, लेकिन मैं तुझे ये अनुमति हरगिज नहीं दूंगी कि तू अकेले में लड़के से मिले। और भला मैं कैसे अपने मुंह से लड़के के फादर से कह दूं कि मेरी लड़की तुम्हारे लड़के से अकेले में मिलना चाहती है? ये बातें लड़कों के ऊपर तो समझ में आती है मगर लड़कियों को नहीं।
अपनी मम्मी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मम्मी, लड़कियों में भेदभाव पहले जमाने में किया जाता था। अब लड़का और लड़की बराबर के हकदार हैं। दोनों का जाति हक है कि वह अपने पसंद का जीवन साथी देखें। अगले ही दिन वो लोग हमारे घर शाम को 4:30 बजे आ गए थे। मैं लड़के के पापा को देखकर दंग रह गई, जिसे मेरी मम्मी ने 58 साल का बुजुर्ग बुढ़ा कहा था। वह तो 47 से 48 साल का हट्टा कट्टा मर्द लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे वो दोनों बाप बेटा नहीं बल्कि छोटे और बड़े भाई की तरह है। वो बूढ़ा आदमी, जो कि मुझे किसी भी अगल से भी बूढ़ा नहीं दिख रहा था, वो बूढ़ा आदमी बहुत ही गहरी नजरों से हमारे पूरे घर का जायजा लेने में लगा हुआ था। उसका बेटा कम और वो बूढ़ा आदमी ज्यादा नजरें इधर उधर दौड़ाकर देख रहा था, जैसे कि रिश्ता उसी के साथ में हो रहा हो। अब मैं तो इनकार कर नहीं सकती थी। वो इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी कहती कि तुम्हें हर वक्त नखरे ही सूझते हैं। अब घर से जाते हुए मेरे ससुर जी ने मेरे हाथों में 15,000 रुपए पकड़ा दिए। मुझे अपने ससुर की यह कारनामा बड़ी हैरानी लगा। मेरे होने वाले ससुर ने मेरे सिर पर अपना हाथ फेरा और कहने लगे कि आज से तुम मेरी बेटी हुई, मैं अब तुमको बहू बनाऊंगा। मेरे बेटे को पत्नी की जरूरत है और मैं भी घर में अकेला रहकर बोर होता हूँ। वह आदमी बहुत ही तहजीब से बातें कर रहा था। लगता नहीं था कि कोई लड़की उसकी वजह से डिवोर्स ला ले सकती है, वह भी एक ऐसे इंसान से जो देखने में बहुत ही खूबसूरत, स्मार्ट था और अमीर भी बहुत था। परंतु मैंने अपनी मम्मी से साफ कह दिया कि अगर उस बूढ़े शख्स ने मेरे साथ कुछ भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी। ये बात आप अपने भेजे में गुस्सा लें। मेरी मम्मी भी कहने लगी कि तुम भी ये बात अपने माइंड में घुसा लो कि तुम्हें भी अपने ससुर की रिस्पेक्ट अपने पिता की तरह करना है। आजकल की लड़कियों की तरह अपना जुबान मत चलाना, जो बात बात पर नाराज हो जाती है बगैर किसी ठोस वजह कि अगर तुम अपने ससुर से लड़ाई करोगी और अगर अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। मैंने तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं की है। अपनी मम्मी की इतनी खतरनाक सुझाव सुनकर मेरा दिल कांप गया और मम्मी की बात सुनकर मैं बिल्कुल चुपचाप हो गई। लेकिन अगले ही दिन मेरी एक फ्रेंड रुचिका ने जो बात बताई, जिसे सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। मेरी दोस्त रुचिका कहने लगी कि मैं इन लोगों को जानती हूँ। इन लोगों के बारे में जो बातें फैली हुई हैं, वो अच्छी नहीं हैं। मैंने सुना है कि ये बदमाश किस्म के लोग हैं और लड़के का बाप तो बहुत ही अय्याश और आवारा किस्म का है। मैंने रुचिका से पूछा, लेकिन रुचिका, तुमने उन लोगों को कहने लगी जब वह कल तुम्हारे घर से निकल रहे थे तो उस वक्त मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजर रही थी, तभी मैंने उन्हें देखा। मैं तो उन्हें देखते ही पहचान गई थी कि ये वही लड़का है जो अपनी 3 पत्नियों को डिवोर्स दे चुका है। रुचिका की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा सा लगा। मेरा होने वाला पति अपनी 3 डिवोर्स होने के कारण से पहचाना जाता है। रुचिका फिर बोलने लगी कि मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारे होने वाले पति की डिवोर्स तुम्हारे ससुर के कारण की वजह से हुई है। मैं अंदर ही अंदर डर गई। मैंने रुचिका से कहा, तुम्हें ये पता है कि मेरे होने वाले पति की 3 बार डिवोर्स क्यों हो चुकी है? रुचिका कहने लगी, मैं पता करके बताऊंगी, लेकिन जरूर ये बुढ़ा ठरकी है। जरूर कुछ ऐसी गलत सलत हरकतें करता होगा कि जिसकी वजह से उसकी बहुएं डिवोर्स लेकर चली जाती है। ज़रेनिया, वरना तुम खुद सोचो, घर में सिर्फ ये बुढ़ा और उसका बेटा होते हैं। वो ठरकी बूढ़ा अपने बेटे की शादी करवाने में लगा हुआ है। हालांकि बूढ़ा तो लगता ही नहीं, खुद भी हटा कट्टा लगता है। वो चाहे तो अपनी शादी भी कर सकता है, उसके भी तो कुछ अरमान होंगे। वो आदमी देखने में भी अच्छा भला जवान लगता है। रुचिका की बात सुनकर मेरे दिमाग में नई उलझन घर कर गई थी। जरूर कुछ दाल में काला है जिसे मेरी मम्मी मेरे से छुपा रही है, और वह मेरा होने वाला ससुर और मेरा होने वाला पति भी जरूर एक दूसरे से कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। ये बातें मैंने अपनी मम्मी से कही तो मेरी मम्मी कहने लगी कि ईश्वर से डरो, बुढ़ापा तुम पर भी आना है और जिस तरह तुम्हारे मम्मी बाप पर भी आया है, बेटी सुमन बुढ़ापे की वजह से तुम किसी से नफरत मत करने लगो। हमारे जमाने में लड़कियां बहुत ज्यादा भोली भाली और समझदार हुआ करती थी, मगर आज के जमाने की लड़कियों के पास तो तमीज ही नहीं है। छोटी मोटी सी बात पर ही अपना बसा बसाया घर बिगाड़ कर बैठ जाती है। मेरी मम्मी ने रुचिका को भी डांट दिया। जब मेरी मम्मी चली गई तो रुचिका कहने लगी, अच्छा सुन सुमन, तू ऐसा कर, अपने पति से ही एक बार बात कर ले।
सारी बातें शादी से पहले क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने पति से कम पूछ तो सही कि उसकी पहले 3 बार डिवोर्स किस वजह से हुई है। मैंने रुचिका को बताया कि मेरी मम्मी ने इस बारे में सख्त मना कर दिया है कि मैं शादी से पहले लड़के से नहीं मिल सकती। रुचिका ने कहा, फिर ऐसा कर, शादी की पहली रात ही सब कुछ स्पष्ट कर लेना, क्योंकि पूरी जिंदगी तुझे उस लड़के के साथ गुजारनी है। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो सारे रिश्ते खत्म करके अपने घर चली आना। अपनी पूरी लाइफ उस नर्क में जलने से अच्छा है कि थोड़ी सी बदनामी उठा लेगी। रुचिका की बात सुनकर अब मुझे टेंशन होने लगी थी। अब तो मैं शादी के लिए भी मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि कार्ड भी छप चुके थे और सारे रिश्तेदारों को इनवाइट भी किया जा चुका था। वैसे तो बहुत ही नॉर्मल सा फंक्शन होकर शादी हो जानी थी। बहुत ही खास रिश्तेदारों को बुलाया गया था। मम्मी ने बहुत ही सादगी से शादी कराने की सोची थी, लेकिन खबर तो फिर भी सबको हो गई थी कि सोनम की शादी होने वाली है और एक ऐसे इंसान से हो रही है जो अपनी 3 पत्नियों को डिवोर्स दे चुका है, वह भी अपने बूढ़े बाप की वजह से। मैं बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। मैंने ईश्वर से दुआ की है कि ईश्वर मेरे घर को बचाए रखना, मेरी जिंदगी खराब होने से बचाना, मुझे इतनी सहन शक्ति देना कि मैं अपने पति का दिल जीत सकूं और मेरी डिवोर्स न हो। मेरी शादी हो गई और मैं अपनी ससुराल चली भी आई। शादी की पहली रात जब संतोष मेरे पास आए तो संतोष कहने लगे कि तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम इसे घर की मालकिन हो। तुमसे पहले मैंने 3 लड़कियों को डिवोर्स दी है, ये बात तो तुम्हें जरूर पता ही होगी, लेकिन जिस वजह से मैंने उन 3 लड़कियों को डिवोर्स दी है, मैं चाहूँगा कि वो कारण तुम पैदा ना करो। अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान हो गई और बोली, आखिर आपने उन 3 लड़कियों को डिवोर्स क्यों दी? मेरी बात सुनकर संतोष के चेहरे पर मायूसी उभर आया। संतोष कहने लगे कि उन तीनों लड़कियों ने मेरे पिताजी के साथ। इससे आगे संतोष कुछ बोल ही नहीं पाए। थोड़ी देर बाद बोले, छोड़ो इस बात को, मैंने अपने पति संतोष से कहा, मगर मुझे कम से कम बताओ तो सही कि तुम्हारी तीनों पत्नियों तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? अगर मुझे पहले से सब कुछ पता होगा तो मैं संभल कर रहूंगी और वो गलती नहीं करूंगी जो तुम्हारी और 3 पत्नियों ने की। मेरी बात सुनकर संतोष बोले, हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन 4 दिन तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। 4 दिन तक मैं तुम्हारे तौर तरीके और तुम्हारा रहन सहन देखना चाहता हूँ। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई खुशी नहीं? संतोष बोले, देखो एक बात हमेशा याद रखना, मुझे हर समय गीले शिकवे करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहो। डेली की झंझट बाजी मुझे बिल्कुल भी ना पसंद है, और इंसान जिससे शादी करता है उसे प्यार तो हो ही जाती है। मैं प्यार में भरोसा करता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, मगर सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, मेरे पिता पर किसी भी तरह का कोई तोहमत मत लगाना। मेरे पिताजी पर उंगली उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना कि अब से पहले जो 3 लड़कियां मेरी जिंदगी से हटी है वो इसी कारण से नहीं है कि उन्होंने मेरे पिताजी पर उंगली उठाई थी। हालांकि वो लड़कियां तुमसे कहीं ज्यादा हसीन थी। संतोष की बात सुनकर मुझसे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मैंने संतोष से कहा कि संतोष जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं भला? शादी की पहली रात सुहाग रात को ऐसी बातें कौन करता है? मेरे पति मेरे पास बैठे और बोले, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि होशियार रहना और मेरे पिताजी की रिस्पेक्ट करना और मेरे पिताजी के खिलाफ एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। तुमसे पहले अपनी तीनों पत्नियों को ये बात मैंने इतनी साफ तौर पर नहीं समझाई थी, मगर मैं तुम्हें बहुत ही साफ और क्लियर तौर पर ही बात समझा रहा हूँ कि मैं अपने पिताजी के खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा। आज तक मेरा घर नहीं बस पाया, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं बस अपने पिताजी को खुश रखना चाहता हूँ, और तुम भी मेरे पिताजी अपने पिता के जैसा खुश रखना। मेरे पिताजी बहुत ही सीधे साधे हैं। उनकी सेवा करोगी, उनके साथ अच्छे से बर्ताव करेगी तो वो तुम्हें बेटी की तरह रखेंगे। एक बात और याद रखना, मेरे पिताजी के पास इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है। अगर तुम मेरे पिताजी को खुश रखोगी तो मेरे पिताजी तुम्हें खुश रखेंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को खुश रखेंगे और तुम्हारे पूरे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। तुम्हारी 7 नस्लें अगर ऐसे ही बैठकर खाएंगे तब भी पैसे खत्म नहीं होंगे। इतनी दौलत है मेरे पिताजी के पास, बस मेरे पिताजी को खुश रखना।
संतोष की बात अब कुछ कुछ मेरे दिमाग में इंटर करने लगी थी। अगर मैं अपने ससुर को खुश रखती, उनकी सेवा करती, तो मेरी छोटी बहन भाइयों की जिंदगी भी स्वर जाती। मेरे मम्मी पापा जो अब तक छोटी छोटी खुशियों को तरसते रहते थे, उनकी भी जिंदगी में खुशियाँ बाहर बनकर आ जाते और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। बस एक काम करना था कि मैंने अपने ससुर को अपने पिता का दर्जा देना था। मैंने संतोष को भरोसा दिलाया कि मेरी तरफ से आपके पिताजी को शिकायत का कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनकर संतोष खुश हो गए। उन्होंने मेरी उंगली में हीरे की एक अंगूठी पहना दी। इतने बड़े हीरे की अंगूठी देखकर तुम्हें दंग रह गई। संतोष बोले, सोनम तुम्हें पता है कि मुझे ये अंगूठी किसने लेकर दी है? मैंने कहा, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो अभी आपकी लाइफ में आई हूँ। तो संतोष बोले कि मुझे मेरे पिताजी ने लेकर दी है कि बहू को पहली रात में पहनाना। इससे पहले भी 3 बार मेरे पिताजी ने ही अंगूठी लेकर मुझे दी थी, लेकिन डिवोर्स होने के बाद मैंने वो अंगूठी उन लड़कियों से वापस नहीं ली, बल्कि डिवोर्स के बाद भी उन तीनों को इतना पैसा दिया कि वह चाहे तो अपनी पूरी जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सकती है। संतोष कहने लगा कि हमने अभी तक किसी भी इंसान के साथ नाइंसाफी नहीं की है। ये बात ऊपर वाला जानता है, लेकिन हमारे समाज की एक रूल्स बन गई है कि हमारा समाज ऐसे मैटर्स में औरत का ही साथ देता है, क्योंकि औरतें मासूम और मजलूम होती है। हालांकि मेरी तीनों पत्नियां बिल्कुल भी मासूम नहीं थी। उन्होंने मेरे पिताजी पर इतना घटिया तोहमत लगाया था कि मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। संतोष की बातें सुनकर मैं बिल्कुल चुप सी हो गई, और वैसे भी वो अपनी पहली 3 पत्नियों की बुराई कर रहे थे। ये सब सुनकर मुझे कुछ ज्यादा टेंशन नहीं हो रही थी, बल्कि मुझे खुशी हुई कि संतोष को अपनी पुरानी पत्नी में से किसी के भी साथ हमदर्दी या प्यार नहीं था। मैंने अपने दिल ही दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं अपने पति की हर बात मानूंगी और अपने ससुर की खूब अच्छे से खिदमत करूंगी। तभी मेरे बेडरूम का दरवाजा खुला और मेरे ससुर अंदर रूम में बगैर इजाजत लिए हुए चले आए। मेरे ससुर के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें दूध के 2 गिलास रखे हुए थे। मुझे ये देखकर बहुत अजीब सा लगा अपने ससुर की इस हरकत पर, लेकिन संतोष जल्दी से उठकर खड़े हो गए और बोले, पिताजी आपने क्यों परेशानी उठाई? आप मुझे आवाज दे देते, मैं खुद ही आ जाता। मेरे ससुर मेरी तरफ देखते हुए बोले, ये दूध तुम दोनों जरूर पी लेना। सोने से पहले दूध पियोगे तो सारी थकान उतर जाएंगे। संतोष बोले, शुक्रिया पापा, आप हमारा कितना ध्यान रखते हैं। ईश्वर आपका साया हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखिए। ऐसा कहकर संतोष ने एक गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया और एक गिलास खुद पकड़ लिया। मेरे ससुर कमरे से चले गए। संतोष ने दरवाजा बंद किया और अपना दूध खिड़की से नीचे गिरा दिया। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने पूछा, संतोष आपने दूध क्यों फेंक दिया? तो संतोष कहने लगे, असल में मुझे दूध पसंद नहीं है। दूध पीने से मेरा जी गड़बड़ाने लगता है, मगर जब पिताजी मुझे दूध पीने के लिए देते हैं तो मैं पिताजी का दिल रखने के लिए दूध तो ले लेता हूँ, मगर उसे पीता नहीं हूँ। खिड़की के नीचे एक कटोरा रखा हुआ है, मैं उसमें दूध डाल देता हूँ और एक बिल्ली आकर उस दूध को पी जाती है। तुम टेंशन मत लो, तुम बेफिक्र होकर ये दूध पी सकती हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। संतोष की बात सुनकर मैं डर गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने कई बार पूछा, लेकिन मेरे पति ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। फिर मैं भी चुप हो गई। आज हमारी सुहागरात थी और मैं बिना किसी वजह के संतोष का मूड खराब करना नहीं चाहती थी। संतोष ने पूरी रात मुझे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगो रखा। ये सोचकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि ईद ने प्यार करने वाले पति को छोड़कर आखिर वो तीनों लड़कियां क्यों चली गई थी। सुबह मेरी आँख खुली तो संतोष बिस्तर पर नहीं थे। शायद वो बाथरूम में थे, क्योंकि पानी गिरने की आवाज आ रही थी। अभी मैं बेड से उठी भी नहीं थी कि तभी मेरे ससुर दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। मुझे बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि मैं बहुत ही अस्त व्यस्त कपड़ों में थी। मैंने जल्दी से पास पड़ा दुपट्टा उठाकर अपने कंधों पर डाल लिया। मुझे अपने ससुर की ये हरकत पसंद तो नहीं आई, मगर फिर भी मैं खामोश रही। एक रात की दुल्हन थी, कच कह भी नहीं सकती थी, और वैसे भी वह मेरे पति के बाप थे और उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरे पापा को कभी कोई शिकायत का मौका मत देना। सो मैं चुप रही। मेरे ससुर आगे बढ़े और उन्होंने मेरे सर पर एक लाल रंग की चुन्नी डाल दी। बोले, बेटी ये बहुत ही शुभ चुन्नी है, शादी का तेरा पहला दिन, तुम इसे वोट कर रखना, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी।
तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रश्न नहीं होगी। मैं अपनी और बहुओं को भी सुबह सुबह चुन्नी ला कर दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपने कमरे से बेइज्जत करके निकाल दिया था और ये चन्नी लेने से मना कर दिया था। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम मुझे बहुत ही सुलझी हुई और संस्कारी लड़की लगती हो। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे बेटे को बहुत सारा खुशी दोगी। ऐसा कहकर मेरे ससुर ने मेरे माथे को चूम लिया। मैं तो हक्का बक्का रह गई। हालांकि जब भी एक बाप अपनी बेटी को प्यार करता है तो उसके माथे को चूम कर ही उसे प्यार करता है और आशीर्वाद देता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने ससुर का इस तरह चूमना पसंद नहीं आया। इतनी देर में संतोष बाहर आ गए। अपने पिताजी को देखकर बोले, अरे पापा, सुबह सुबह आप यहाँ। मेरे ससुर ने उन्हें बता दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी को ये लाल चुन्नी देने आया था। ये कहकर मेरे ससुर चले गए। संतोष मुंह से बोले, पिताजी की बात मानना और पूरे दिन इस चुन्नी को पहन कर रखना। मैं संतोष से कहना चाहती थी कि मुझे तुम्हारे पिताजी की चूमने वाली बात पसंद नहीं आई, मगर मैं चुप रही। इसी तरह मेरी शादी को 2 दिन गुजर गए। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अपने ससुर की एक बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। मेरे ससुर हर समय मेरे आसपास रहते थे, मुझसे बात करने की कोशिश करते, बहाने बहाने से मुझे अपने पास बुलाते। अपने ससुर की इतनी ज्यादा अटेंशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। कभी कभी तो जब मैं और संतोष बहुत पास पास बैठे होते और संतोष मुझसे प्यार भरी बातें कर रहे होते तो मेरे ससुर आ जाते और संतोष को हाथ पकड़कर उठा देते हैं और किसी काम के बहाने बाहर भेज देते। मुझे अपने ससुर की ये सारी हरकतें मुझे पसंद नहीं आती थी। अगर यही सब संतोष करते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन संतोष तो शादी के दूसरे दिन से ही अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। अब मैं धीरे धीरे इस घर से जुड़ने लगी थी। मेरे मन में अब एहसास होने लगा था कि ये घर मेरा है और इस घर की मालकिन मैं हूँ। मैं पूरा मन लगाकर घर का कामकाज करती, उसका ध्यान रखती। एक बात और थी, मैं पूरे घर की सफाई करती, लेकिन मेरे ससुर अपने कमरे की सफाई नहीं करने देते। वो हमेशा उस कमरे में ताला डाल कर रखे थे। जब सोने जाते हैं तभी ताला खोलते और अंदर जाकर सो जाते। मैंने एक दिन संतोष से कहा कि अमित, तुम्हारे पिताजी कमरे में ताला क्यों डाल कर रखते हैं? मैं तो सोच रही थी कि पिताजी के कमरे की भी सफाई कर दूं। मेरी बात सुनकर संतोष थोड़ा परेशान हो गए। कहने लगे कि मेरे पिताजी की ये पुरानी आदत है, वह अपने कमरे में किसी का जाना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि उन्होंने भी मुझे भी अपने कमरे में नहीं आने दिया है। तुम ऐसा करो, बाकी घर की साफ सफाई करो, पिताजी के कमरे को छोड़ दो। हमारे घर में काम वाली भी आती थी, उसने भी मुझे बता रखा था कि बड़े मालिक अपने कमरे की सफाई किसी को नहीं करने देते। शादी को 2 महीना बीत गया, लेकिन मेरे ससुर का रवैया वैसा ही था। वह अपने कमरे में हमेशा ताला लगा कर रखते। अब तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे लगता था कि जैसे कमरा बहुत ज्यादा गंदा हो चुका होगा। हम रोज अपने घर को साफ करते हैं, तब भी गंदा हो जाता है। और फिर ससुर जी के कमरे की तो बरसों से सफाई नहीं हुई। मैंने यही बात अपने पति संतोष से कही तो संतोष बोले, हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो, ऐसा करो, एक बार पिताजी से इजाजत ले लो। अगर वो कहते हैं तो कमरा साफ कर देना। संतोष की इजाजत मिलते ही मैं अपने ससुर जी कमरे में चली आई। आज दरवाजा खुला हुआ था। मैं दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। मेरे ससुर बेड पर बैठे हुए थे, मेरी तरफ ही उनकी पीठ थी। मैंने एक नजर पूरे कमरे में डाली। मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पूरे कमरे में यहाँ से वहाँ तक लेडीज कपड़े पड़े हुए थे। ड्रेसिंग टेबल की तरफ नजर गई तो वहाँ भी मेकअप का सामान और कुछ चिड़िया वगैरह रखी गई थी। मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। मेरी सास को तो गजरे हैं, न जाने कितना समय गुजर गया था। फिर भला मेरे ससुर के कमरे में औरत का सामान क्या कर रहा था? आहट पर मेरे ससुर ने छौंक कर देखा। मुझे देखकर वो एकदम से डर गए थे और बोले, अरे बहू, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? चलो बाहर चलते हैं। मैं अभी बाहर ही जाने वाला था, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। चलो मेरे लिए अदरक इलायची वाली चाय बना दो। मैंने कहा, ससुर जी, चाय तो बिमला बना रही है, आप चले चाय पी ले, तब तक मैं आपके कमरे की सफाई कर देती हूँ। देखिए ना, कितना सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये बात सुनकर तो मेरे ससुर और भी ज्यादा डर गए थे। वो जल्दी से बाहर निकल आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी बाहर ले आए और जल्दी से अपना दरवाजा बंद कर दिया। कहने लगे, अरे बहू,
इस कमरे में साफ सफाई के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रोज की रोज अपने कमरे की सफाई कर लेता हूँ। तुम चलो, हम दोनों बाहर बालकनी में बैठकर चाय पीते हैं। देखो ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अब जब वो ससुर जी खुद ही कमरे की सफाई नहीं करवाना चाहते थे तो मैं क्या कर सकती थी। मैं बाहर आ गई। तब तक बिमला चाय बनाकर ले आई थी। मैंने आधे मन से चाय पी और अपने रूम में चली आई। अगले दिन मेरी दोस्त रुचिका का फोन आया। कहने लगी, सोनम, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे ससुर लड़कियों का कारोबार करते हैं, वरना तुम खुद ही सोचो, तुम्हारे पति की तीनों पहले की पत्नियां आखिर कहाँ गई? आज तक उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ से आई थी और कहाँ गई। जरूर कुछ गड़बड़ घोटाला है। जरूर तुम्हारा ससुर लड़कियों का व्यापार करता है, तभी तो तुम्हारा ससुर इतना पैसे वाला है। रुचिका की बात सुनकर मुझे भी लगने लगा कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जरूर मेरे ससुर के कमरे में कुछ ऐसा राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। वह सारे लेडीज कपड़े मेरी आँखों के सामने घूम गए। सारे के सारे कपड़े लड़कियों की थी। जरूर कमरे में मेरे ससुर लड़कियों को बंद करके रखते हैं, उनके साथ पहले गलत काम करते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं। ये ख्याल मेरे दिमाग में आना था कि मेरा पूरा शरीर कांप गया। अगर ऐसा ही था तो फिर मैं इस घर में सुरक्षित नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने ससुर की सच्चाई जानकर रहूंगी और अगर मेरे ससुर कुछ गलत काम करते होंगे तो मैं खुद ही उन्हें पुलिस से अरेस्ट करवाऊंगी। अब मैं अपने ससुर पर निगाह रखने लगी थी। एक रात जब मैं पानी लेने बाहर आई तो मेरे ससुर के कमरे की लाइट जल रही थी और मेरे ससुर के कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज भी आ रही थी। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। जरूर मेरे ससुर के कमरे में कोई लड़की है। मैं जल्दी से अपने ससुर के कमरे के पास गई। अंदर झांक कर देखा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लड़की के रोने की आवाज भी अब बंद हो चुकी थी। अब मैं दरवाजे पर दस्तक देने वाली ही थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैंने सोचा कि कहीं मेरे ससुर गुस्सा न हो जाए और कहीं वह मेरी संतोष से शिकायत न कर दे कि इतनी रात को मैं उन्हें तंग कर रही हूँ। बहुत देर तक मैं कान लगाकर सुनती रही कि लड़की की आवाज दोबारा आती है या नहीं, मगर अब लड़की की आवाज नहीं आ रही थी। मेरे ससुर ने भी अब कमरे की लाइट ऑफ कर ली थी। मैं भी अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे सही तरह से नींद नहीं आई। संतोष से भी कुछ कह नहीं सकती थी, वरना संतोष कहते कि तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह मेरे पिताजी पर दोहमत लगाने लगी। एक बार मैं रसोई में खाना बना रही थी कि तभी गर्म तेल मेरे हाथ पर गिर गया और मेरा हाथ जल गया। मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख को सुनते ही मेरे ससुर भागते हुए रसोई घर में गए। मुझे दर्द से तड़पते देखकर वो जल्दी से मेरे पास आए और मेरा हाथ देखने लगे। मेरे ससुर उस वक्त मेरे इतने नजदीक आ गए थे कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैंने अपने ससुर से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन वो नहीं माने। वह मुझे रसोई से बाहर ले आए। स्टोर रूम में बैठाकर वो जल्दी से बर्फ लेकर आए और वहीं सोफे पर मेरे बिल्कुल करीब होकर बैठ गए और मेरे हाथ पर बर्फ लगाने लगे। मुझे घुटन का एहसास होने लगा। ससुर और बहू के बीच में एक मर्यादा होनी चाहिए, एक दूरी हमेशा बनी रहनी चाहिए। वह दूरी मेरे ससुर ने मिटा दी थी। वह मेरे बहुत करीब थे। मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे में आ गई। मेरे ससुर पीछे से मुझे आवाज लगाते रह गए। अपने ससुर के ये सब हरकतें मुझे बहुत गलत लग रही थी, लेकिन संतोष से कैसे कहती दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। लेकिन मैं अपने ससुर के ऊपर पूरी नजर बना हुई थी कि मुझे कुछ तो ऐसा मिले जो मैं संतोष को दिखाकर संतोष के पिताजी को गलत साबित कर सकूं। लेकिन अभी तक मेरे हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा था। एक दिन संतोष को घर आने में बहुत देर हो गई। वैसे तो संतोष रात को 8 बजे तक घर वापस आ जाते थे, लेकिन आज 10 बजने वाले थे और संतोष अभी तक घर नहीं आए थे। वैसे तो अमित के पास दूसरी चाबी थी, वह मेन गेट खोलकर खुद ही घर के अंदर आ सकते थे, लेकिन मैं फिर भी संतोष का इंतजार कर रही थी और संतोष का इंतजार करते हुए मैं बाहर ड्राइंग रूम में टहल रही थी। मेरे ससुर अपने कमरे में जा चुके थे। उनके कमरे की लाइट जल रही थी और तभी मैं चौंक गई। मुझे अपने ससुर के कमरे से फिर किसी लड़के की रोने की आवाज आने लगी। पहले तो रोने की आवाज हल्की थी, कुछ देर बाद एक जोरदार चीख सुनाई दी। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मेरे ससुर के कमरे में कोई लड़की थी और वो हेल्प हेल्प कहकर चिल्ला रही थी। अब मैं और नहीं रुक सकती थी। मैंने जोर जोर से अपने ससुर के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे ससुर ने दरवाजा नहीं खोला। हाँ,
लड़की की दबी दबी सिसकियों की आवाज अब भी आ रही थी। जो मेरे ससुर ने दरवाजा नहीं खोला तो फिर मैंने खिड़की पर एक जोरदार धक्का दिया। खिड़की के पट खुल गए। सामने एक लड़की अपना मुंह घुटनों में छुपाए बैठी हुई थी और सिसक सिसक रो रही थी। मैं जल्दी से खिड़की से कूदकर अंदर गई। इतनी देर में संतोष भी अंदर आ गए थे। जब उन्होंने मंझे मेरे ससुर के कमरे में खिड़की के रास्ते जाते देखा तो वो भी मेरे ससुर के कमरे की तरफ चले आए। तब तक मैंने अंदर जाकर दरवाजा अंदर से खोल दिया था। मेरे ससुर कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ, वह लड़की अभी अपना सर घुटनों में छुपाए रो रही थी। संतोष भी सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गए थे। मैं जल्दी से उस लड़की के पास गई और उसको दिलासा देने लगी। लेकिन जब उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो मेरे और संतोष के सिर पर आसमान गिर पड़ा। वो कोई लड़की नहीं बल्कि वह तो मेरे ससुर थे, जो फूल लड़की के मेकअप में थे। शादी का जोड़ा पहन रखा था, खुद को ऐसे तैयार कर रखा था कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो, और लड़की की आवाज निकालते हुए कुछ और बड़बड़ा रहे थे और रो भी रहे थे। ऐसे सिसक सिसक कर रो रहे थे जैसे उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो चुका हो, जैसे किसी ने उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया हो। अपने पिताजी को इस तरह हिचक हिचक कर रोते देखकर संतोष की आंखों में भी आंसू आ गए। वह जल्दी से अपने पिताजी के पास गए, उन्हें चुप कराया। इतनी देर में मेरे ससुर बेहोश हो चुके थे। संतोष जल्दी से उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आपके पापा किसी बात का बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। और फिर संतोष ने मुझे एक बरसों पुरानी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। संतोष ने बताया कि हम 2 बहन भाई थे। मेरी बहन मुझसे 4 साल बड़ी थी। मेरी माताजी हम दोनों बहन भाइयों को छोड़कर बचपन में ही चली बसी। मेरे पिताजी ने ही हमें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। मेरे पिताजी हमारी वजह से 10वीं शादी भी नहीं की थी। धीरे धीरे हम दोनों बहन भाई बड़े हो गए और फिर मेरी बहन का रिश्ता भी हो गया। मेरी बहन की शादी होने वाली थी। उस रात मेरी बहन दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसकी बारात आने वाली थी। तभी कुछ डाकू हमारे घर में घुस आए। वह शायद पुलिस से बचने के लिए हमारे घर में छुपने के लिए आए थे। वह 5 डाकू थे और मेरे बहन के कमरे में घुस गए। उस समय मेरे पिताजी मेरे बहन के पास ही बैठे हुए उसे कुछ बातें कर रहे थे। मेरे पिताजी मेरी बहन से बहुत प्यार करते थे और पिताजी को लगा कि शायद मेरी बेटी अब जाने वाली है, इसके लिए उसके साथ आखिरी समय को यादगार बनाना चाहते थे कि तभी उसी समय डाकू कमरे में घुस आए थे। डाकू ने मेरे पिताजी को बाथरूम में बंद कर दिया और मेरी बहन को अपनी हवस का शिकार बना लिया। मेरी बहन चीखती रही, चिल्लाते रही, लेकिन बाहर डीजे की इतनी तेज आवाज थी कि किसी ने मेरी बहन और पिताजी के चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी। 5 डाकू अपनी मनमानी करके और मेरी बहन की जिंदगी खराब करके चले गए थे। जब मेरे पिताजी ने अपनी बेटी की उजड़ी हुई हालत देखी तो उसी समय उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वह चीख मारकर बेहोश हो गए थे। किसी भी बाप के लिए ये सदमा बहुत बड़ा होता है कि उसकी बेटी की इज्जत उसकी आंखों के सामने लूट लिया जाता हो। मेरी बहन को डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन मेरी बहन को बचाया नहीं जा सका। धीरे धीरे पिताजी कुछ नॉर्मल तो हो गए, लेकिन मेरी बहन वाले हादसे ने उनके दिमाग पर बहुत बड़ा असर किया था। धीरे धीरे मेरे पिताजी दिमागी मरीज बन चुके थे। मैं अपने पिताजी को कभी हर्ट नहीं कर सकता था, उनकी सारी बातें मानता था। संतोष की बात सुनकर अब सारी गुत्थी सुलझ चुकी थी। मेरे ससुर गलत नहीं थे। मेरे ससुर जब भी मेरे करीब आते थे तो वह मुझे अपनी बेटी के रूप में देखते थे। उन्हें अपनी मरी हुई बेटी मुझ में दिखाई देती थी। मेरी तीनों सौतनों के साथ ही शायद मेरे ससुर का यही रवैया रहा होगा और मेरी तीनों सौतनों ने मेरे ससुर के इस रवैया को गलत रंग दिया होगा। जैसा कि एक बार मेरे मन में भी गलत सलत ख्याल आया था, लेकिन मेरे ससुर की मंशा गलत नहीं थी। उन्हें अपनी बहुओं में अपनी बेटी नजर आती थी और इसीलिए वो अपनी बहू के ज्यादा से ज्यादा करीब रहने की कोशिश करते और उसको बहुत प्यार करते। कभी कभी तो मेरे ससुर को अपने बेटे संतोष भी डाकू नजर आने लगता था, इसलिए वो संतोष को अपनी बहू के पास से हटा देते थे। ऐसा करके वो अपनी बेटी की रक्षा करते थे। जब संतोष को सारी सच्चाई पता चली तो संतोष को भी बहुत अफसोस हुआ था। संतोष ने मुझसे कहा कि मैंने उन तीनों लड़कियों के साथ बहुत गलत किया।
काश मुझे पहले से सच्चाई पता होती तो उन तीनों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। मैं पहले से ही अपने पापा का इलाज करवाता। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है। अगर तुम उस रात ये हिम्मत न दिखाते और खिड़की से कूदकर अंदर न जाती तो ये हकीकत कभी खुलकर सामने नहीं आती। अब एक अच्छे हॉस्पिटल में मेरे ससुर जी का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उम्मीद दिलाई है कि मेरे ससुर बहुत जल्दी स्वस्थित हो जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी से यही पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में बगैर उसकी असलियत को जाने बिना हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम उस पर किसी भी तरह का इल्जाम लगाएं या डालें। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उसके माथे को किस करते हुए वह लंबी लंबी सांस ले रहा था, जैसे कि वह सांस उसकी निकले जा रही है, और कहने लगा, आई वांट गर्ल, मुझे तुम चाहिए हर कीमत पर। यह कहते हुए रणवीर की नज़र अभी आयुषी के होठों पर था। 10 मिनट लगातार किस करने के बाद भी रणवीर की बेताबी कम नहीं हो रही थी और भी उसके पास बेताब हुए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ यूएस में रूहान अपने होटल रूम में पहुंच चुका था। उसने अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई और वह बहुत ज़्यादा ही थक गया था। वह सोफे से टेक लगा करके बैठ गया और आंखें बंद कर लिया। वह बहुत खुश था। फिर खुद से बोला, तुमने बहुत इंतज़ार किया है आरुषि, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें बहुत वेट करवाया है, बहुत तरसाया है तुम्हें। सब मेरी गलती है। मुझे पहले ही भाई से बात कर लेनी चाहिए थी और मैं बुद्धू डरपोक बेकार ही डर रहा था। देखो भाई मान ही गए, लेकिन मुझे क्या पता था कि भाई इतनी जल्दी मान जाएंगे। यह कहते हुए रूहान मुस्कुराने लगा। फिर खुद से बोला, कोई नहीं, जितना तुम्हें इंतज़ार करवाया है उतना ही ज़्यादा तुमसे प्यार भी करूँगा। तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। देखना, तुम्हें बहुत जल्द मैं मिसेज आरोही रूहान ओबेरॉय बना दूंगा। यह कहते हुए रूहान की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। फिर वह अपना होठ सिकुड़ते हुए बोला, पर मैं कब आऊँगा? मैं वापस आऊँगा, तुम्हें भाई से मिलवाऊँगा। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। एक तरफ रूहान अपने सपनों की दुनिया सजा रहा था, इस बात से अनजान कि उसका अपना भाई उसकी अमानत पर अपनी मोहर लगा रहा था। अभी वह इतना सोच ही रहा था कि वेटर उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। वह कॉफ़ी रख करके चला जाता है। रूहान कॉफ़ी उठा करके पीने लगता है कि तभी अभी 1-2 घूंट पिया ही था कि उसे नशा सा होने लगा था। वह अपने सर को झटक दिया और सोचने लगा, इस कॉफ़ी में ऐसा क्या है। फिर सोचा कि कहीं थकान की वजह से तो नहीं हो रहा है, मैं सोऊंगा तो शायद सही हो जाएगा। फिर रूहान ने सारी कॉफ़ी फिनिश कर दिया और फिर उसका डोर नॉक हुआ और दरवाज़ा खुला था। एक लड़की कमरे में अंदर आई। उसके हाथ में डिनर था। वह रूहान के पास आई और कहने लगी, यह लीजिए सर, आपका डिनर। वह टेबल पर डिनर रख दी और रूहान के करीब आने लगी। रूहान बोला, तुम डिनर रख दो और यहाँ से चली जाओ, पर वह लड़की वहाँ से जाने के बजाय और उसके सोफे पर बैठ गई और उसे डिनर को भी साथ में ली हुई थी। रूहान उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, खाना रखो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बैठने की? इतना कह करके वह फ़ौरन से उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे अपने कमरे से बाहर निकालने लगा था, पर वह दरवाजे तक ही गया था कि उसे चक्कर आने लगे थे। वह गिरने ही वाला था कि उसे लड़की ने अपनी बाहों में थाम लिया। इतने में ही रूहान पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। वह लड़की रूहान को बेड पर लेकर आई और उसे लिटा दी। दरवाज़ा पहले से ही बंद था। रूहान को कंबल उठाते हुए कहने लगी, मैं इसी दिन का तो इंतज़ार कर रही थी जान, पर तुम हो कि मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो। मैं आज से नहीं, तुमसे बहुत पहले का नाता है मेरा तुम्हारा। तुम मुझे ना याद रखो, पर मुझे तो याद है ना। जब से मुझे पता चला कि तुम यहाँ आ रहे हो, तब से मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, और देखो तुम्हारे लिए मैं वेटर भी बन गई हूँ।
तो चलिए मैं बताती हूँ कि यह कौन है। यह रूपा शेट्टी है, जो कि रूहान के साथ फ्रांस में साथ में पढ़ाई किया करती थी। रूहान का इसके साथ अच्छा दोस्ती भी हो चुका था। रूपा रूहान को लाइक करने लगी थी। पसंद तो रूहान भी करता था रूपा को, पर पता नहीं अचानक से रूहान रूपा के दिल में जगह बनाकर उसका दिल क्यों तोड़ दिया और वह वापस इंडिया चला गया, जिस वजह से रूपा को बहुत तकलीफ़ हुई थी। रूपा काफ़ी कोशिश की थी रूहान को कॉल करने की और उसके पास जाने की, उससे बात करने की, पर रूहान उसे हमेशा बचता रहा। कभी वह सीधे मुंह से बात भी नहीं करता था, क्योंकि जैसे ही वह इंडिया गया उसे आरुषि से मुलाकात हो गई और आरुषि को वह दिल दे बैठा। आरुषि को वह खोना नहीं चाहता था, क्योंकि आरुषि बहुत ही खूबसूरत थी। आरुषि से बेइंतहा वाला उसे मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए वह आगे किसी और लड़की को लाना ठीक नहीं समझता था। आरुषि से उसे हद से ज़्यादा मोहब्बत था और डर भी था कि कहीं आरुषि को कुछ भनक भी लग गई उसके पास्ट लाइफ के बारे में, तो आरुषि उसे छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि आरुषि को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं था या फिर धोखेबाज इंसान से वह नफ़रत करती थी और कहीं उसे भी न करने लगे। इस वजह से वह रूपा को इंडिया पहुंचने ही नहीं दिया था अपने शहर। पर आज रूपा को रूहान मिल चुका था और वह भी नशे की हालत में। आज रूपा रूहान के साथ कुछ भी कर सकती थी। रूपा भी इंडिया से ही थी। उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था, वह भी बहुत रईस घराने से थी। अभी रूपा इंडिया में ही थी, लेकिन जब से पता चला कि रूहान यूएस आने वाला है तो वह भी यूएस आ गई और रूहान के होटल में ही रुकी। रूपा ने रूहान के पीछे अपने बॉडीगार्ड्स लगा रखे थे, जो कि रूपा को पल पल की खबरें उसको मिल रही थी। उसको यह भी पता था कि रूहान की ज़िंदगी में कोई लड़की है, पर फिर भी रूपा अपने दिल पर पत्थर रख कर के यह सब होने दे रही थी। बस इसी दिन का इंतज़ार था उसे, और आज वह दिन आ भी गया उसकी ज़िंदगी में, जो कि रूहान उसके सामने उसके करीब था। वह जो चाहे वह कर सकती थी रूहान के साथ। रूहान को यूँ अपने करीब देख कर के वह अपने आप को रोक नहीं पाई। वह ठान ली थी कि अब रूहान की ज़िंदगी से उस लड़की को निकाल कर ही रहेगी और अपनी जगह बना कर ही रहेगी। वह रूहान के करीब जाने लगी, उसके फेस को अपने हाथों में लेकर के कहने लगी, तुम सच में कितने मासूम हो रूहान, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। जब तुम्हें कोई और लड़की पसंद थी तो तुम्हें मेरे सामने साफ साफ बता देना चाहिए था। मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आती, लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़कर मुझे धोखा देकर तुम उस लड़की के पास गए। यह तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें पहले बता देना चाहिए था मुझे, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। हमेशा मुझसे भागते रहे, आखिर क्यों? बताओ क्यों तुम मुझसे भागते रहे? वह रूहान का हाथ पकड़ के उसके हाथ पर किस कर ली, अपने हाथों से उसके चेहरे को पकड़ के अपने चेहरे के करीब करते हुए उसके माथे पर किस कर ली और कहने लगी, मैं चाहकर भी तुमसे नफ़रत नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना प्यार कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो रूहान ओबेरॉय। इतना कहकर के वह रूहान का शर्ट का बटन खोलने लगी और धीरे धीरे उसके बॉडी पर अपना कब्जा जमाने लगी। पर रूहान थोड़ी थोड़ी नशे से बाहर हो रहा था, पर अभी तक वह नशे में ही था। वह नशे में भी रूपा को धक्का दे रहा था, पर अचानक से वह समझ रहा था कि कहीं आरुषि ही है। वह रूपा को अपने करीब कर लिया और उसके साथ उसके बाहों में अपना सर रखकर सो गया। इधर ओबेरॉय इंडस्ट्री बृजमोहन जी का आज ऑफिस में दूसरा दिन था। कल की तरह आज भी किसी ने उनको नहीं बताया कि उनको कहाँ पर काम करना है और क्या काम करना है। उन्होंने वहाँ पर एक एम्प्लॉय से पूछा, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? रणवीर सर आज भी ऑफिस नहीं आए हैं। तभी वह लड़का ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पर सारे लोग इकट्ठा हो गए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सब लोग बहुत अजीब तरह से बृजमोहन जी को देखकर हंसे जा रहे थे
और यह हंसी देखकर बृजमोहन जी बहुत ज़्यादा ही अपने आप को एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे। उनका यूँ हंसना देख करके बृजमोहन जी बोले, मैंने तो कोई जोक नहीं मारा, क्या मदद ऐसे करते हैं क्या, मजाक उड़ाकर। बृजमोहन जी की बात पर वह सब एक बार फिर से जोर से हंस पड़े। फिर उनमें से एक लड़के ने कहा, अरे बृजमोहन जी, जोक तो आप बन गए हैं। इस ऑफिस में आपको डायरेक्ट जॉब नहीं, पनिशमेंट जॉब मिली है और आपकी जॉब है जिल्लत झेलना। इतना कहते हुए वह लड़का और बाकी के सभी लोग फिर से हंसने लगे। वह लड़का अपने चेयर की तरफ चला गया। वहाँ सब लोग बृजमोहन जी का मजाक उड़ा रहे थे और बृजमोहन जी शर्मिंदा होकर के उनका सर झुक गया था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वह ओबेरॉय इंडस्ट्री का मालिक और वह बृजमोहन जी कुछ भी नहीं कर सकते थे। अभी फ़िलहाल उनके पास कोई जॉब भी नहीं था। वह करे तो क्या करे। क्या यही होता है हालात कि मारा इंसान कहीं का नहीं होता है। सच्चाई के रास्ते पर कोई साथ नहीं देता है। बृजमोहन जी ने बस सच्चाई का रास्ता ही अपनाया था और वह हद से ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे उनके बच्चों की परवरिश होगा। वह बहुत सोच में पड़ गए थे। क्या सच में यह दुनिया बहुत बुरी है? क्या सच में इस दुनिया में सच्चाई का जीना बेकार है, सच का साथ देना बेकार है? ऐसे कैसे कोई कर सकता है? कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है कि उसे सच और झूठ का फ़र्क नहीं पता है? वही बृजमोहन जी के साथ भी हो रहा था। बड़े लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, छोटे को बिल्कुल भी भाव नहीं देते हैं और वह तो एक नंबर का डेविल था। उसे कहाँ से किसी पर तरस आएगा? उसका बस चलता तो सबको जान से मार देता। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस में रणवीर को अपनी हालत समझ में नहीं आ रही थी। उसने फिर से अपने होठ आरुषि की तरफ बढ़ाए और आंखें बंद करके उसको किस करने की कोशिश की। तभी आरुषि की आंखें खुल गई और खुद को किसी के इतने करीब देखकर उसके होश ही उड़ गए। उसकी नज़र रणवीर के चेहरे पर पड़ी। एक पल को तो वह उसमें खो सी गई थी। ब्लैक ब्लेजर और वाइट शर्ट में वह बेहद ही दिलकश लग रहा था। उसकी ब्राउन आंखें उसे वक्त जुनून से भरी हुई थी। गोल गोरे खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी सेव किए हुए फेस दिल लुटने पर मजबूर करते ऐसा दिख रहा था रणवीर। वहीं दूसरे पल ही आरुषि ने उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए गुस्से भरी आवाज़ में बोली, काका कौन है आप और मेरे इतना नज़दीक क्यों हैं? छोड़िए मुझे। जैसे ही यह लफ्ज़ आरुषि के होठों से निकले, रणवीर ने आरुषि के हाथों को टाइटली से फोल्ड कर दिया और सेडक्टिव वॉइस में बोला, जब तुम बोलती हो ना तब तुम्हारा यह होठ और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, और बोलो ना प्लीज़। यह कहते हुए रणवीर पूरी तरह से आरुषि के ऊपर झुका हुआ था। दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच थी। रणवीर की बात सुनकर आरुषि थोड़ा सा घबरा गई और बोली, आप कौन हैं और मैं कहाँ पर हूँ? प्लीज़ बताइए ना। और आप मुझे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? प्लीज़ बताइए ना। यह कहते हुए आरुषि धीरे धीरे काँप रही थी। उसे काँपते हुए देख करके रणवीर ने फिर से उसको पलट दिया, जिसे कि एक बार फिर से आरुषि रणवीर के ऊपर आ गई। रणवीर ने अपनी गिरफ्त आरुषि की कमर पर टाइट कर दी, फिर एक हाथ उसके गाल पर रखा, जिससे कि घबरा करके आरुषि ने आंखें बंद कर ली। रणवीर ने बड़ी ही मीठी आवाज़ में कहा, घबराओ मत, तुम यहाँ मेरे पास बिल्कुल सेफ़ हो। रिलैक्स, मेरे रहते हुए यहाँ तुम्हारे साथ कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तुम यहाँ बिल्कुल सही सलामत हो। यह बोलते हुए रणवीर ने आरुषि को अपनी बाहों में इतना कसकर जकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आरुषि का दम घुटने लगा था, क्योंकि रणवीर के अंदर बेचैनी सी भरी हुई थी। वह किसी तरह आरुषि को खुद में समाना चाहता था। इस बार आरुषि चीख उठी और अपनी पूरी जान लगाकर रणवीर को धक्का दी और बेड से दूर जाकर खड़ी हो गई। उसके दूर होने से रणवीर बेचैन हो उठा और मन में सोचने लगा
यह सिर्फ मुझसे कुछ दूरी पर ही तो है, फिर भी मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा मन क्यों कर रहा है? इसे एक पल को खुद से दूर न करूं। आरुषि की हालत अजीब हो रही थी। उसे खुद की फीलिंग्स ही समझ नहीं आ रही थी। रणवीर ने गहरी सांस ली और खुद से बोला, शांत रणवीर ओबेरॉय, संभाल ले खुद को, यह तेरी पास ही है, कहीं नहीं जाएगी। आरुषि अभी रणवीर के पास ही थी, फिर भी रणवीर को लग रहा था कि आरुषि उसके करीब नहीं है। वह आरुषि को अपनी बाहों में रखना चाहता था। यह सोचते हुए रणवीर गहरी सांस लिया और आरुषि की तरफ बढ़ने लगा। आरुषि ने उसे हाथ से रोकते हुए चिल्लाकर बोली, एकदम आगे मत बढ़ना। आप होते कौन हैं मुझे ऐसे छूने वाले? देखो, मेरे सवालों का साफ साफ जवाब दो। रोड से मुझे किडनैप आपने किया है ना? यह कहते हुए आरुषि रणवीर को बहुत तेज नज़रों से घूरे जा रही थी। रणवीर ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और बोला, हाँ, मैंने ही किडनैप किया है तुम्हें, मिस आरुषि आर्या। रणवीर के मुंह से अपना नाम सुनकर के आरुषि पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी। फिर वह तेजी से रणवीर के पास आ गई और चिल्लाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपने मुझे किडनैप क्यों किया? क्या इरादे हैं आपके? और आप मेरा नाम कैसे जानती हो? यह बोलते हुए आरुषि गुस्से में रणवीर की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी और वहीं दूसरी तरफ किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि उसकी आंखों में आंखें डालकर कोई बात करे। मगर आरुषि आज रणवीर के सामने एक नज़र भी इधर उधर नहीं कर रही थी। वह डायरेक्ट आई कांटेक्ट करते हुए सारी बातें पूछ रही थी और वह भी गुस्से में। फिर भी रणवीर को थोड़ा सा भी बुरा नहीं लग रहा था, न गुस्सा आ रहा था। उस वक्त रणवीर एकटक आरुषि के चेहरे को देखे जा रहा था, जहाँ पर इस वक्त बेहद गुस्सा था। बड़ी बड़ी ब्लू आंखें जो गुस्से में रणवीर से सवाल कर रही थी, उसे आरुषि की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। वह बस उसे बोलते हुए देखे जा रहा था, पूरी तरह से उसमें डूब गया था। यह यूँ है कि उसके सामने बस आरुषि खड़ी थी, वह उसे फील हो रही थी, बाकी उसकी सारी आवाज़ उसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। वह क्या कह रही है बिल्कुल भी वह नहीं सुन रहा था, पूरी तरह से उसमें खो गया था। कितनी ही देर आरुषि के बोलने के बाद भी रणवीर ने कोई जवाब नहीं दिया, तो आरुषि ने रणवीर के पास आकर चुटकी बजाई और दांत पीसते हुए कही, आप सुन भी रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? हेलो, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ मिस्टर मॉन्स्टर। आरुषि की चुटकी की आवाज़ सुनकर के रणवीर होश में आया और जल्दी से खुद को नॉर्मल किया। फिर अपना हाथ आरुषि के गाल पर रखकर नशीली अंदाज में बोला, तुम गुस्से में भी कितनी हसीन लगती हो। रणवीर का अंदाज और खुद का यूँ टच करना आरुषि को पसंद नहीं आया। उसने रणवीर का हाथ झटक दी और 2 कदम पीछे हट गई। उसे घूरते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की या फिर मुझे टच करने की कोशिश करने की? यह बोलते हुए आरुषि बहुत हैरान थी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि रणवीर उसे बेहोशी में किस भी कर चुका है। इस बात से अनजान आरुषि बस वह अभी टच को लेकर ही गुस्सा हो रही थी। अगर वह जान जाती कि रणवीर ने उसे किस भी किया है तो पता नहीं क्या करती। आरुषि का रणवीर से यूँ दूर होना बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उसके नज़दीक जाकर के उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तभी रणवीर का पायदान पर पैर फिसला और वह दोनों एक बार फिर से बेड पर गिर गए। आरुषि रणवीर के नीचे थी। पिंक कलर में आरुषि ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। रणवीर अपने होठ बिल्कुल आरुषि के नज़दीक लेकर गया। तभी आरुषि ने कहा, मैं पूछ रही हूँ ना आपसे, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? इससे पहले कि आरुषि अपनी बात पूरी कर पाती, रणवीर ने अपने हाथ उसके फेस पर रखकर आरुषि के होठों पर अपना होठ रखकर पकड़ लिया, जिससे आरुषि के होश ही उड़ गए। वह इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। रणवीर ने पूरी तरह से आरुषि को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था, जिससे कि वह हिल भी नहीं पा रही थी।
अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद भी रणवीर की आंखें बंद हो चुकी थी। एक तरफ जहां रणवीर की रूह तक में सुकून उतर रहा था, इस वक्त वहीं आरुषि के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। रणवीर बहुत ही प्यार से आरुषि के लबों पर धीरे धीरे किस कर रहा था। तभी एक ख्याल आरुषि को अंदर तक तड़पा गया और वह आंसू उसकी आंखों से निकल पड़े थे। रूहान, रूहान, आई एम सॉरी रूहान, आज तुम्हारी अमानत पर दाग लग गया। यह सोचते हुए उसकी आंखों से गर्म आंसू बह निकले, जिन्हें देख करके रणवीर ने आरुषि के होठ छोड़ दिए। आरुषि ने भी भरी निगाहों से रणवीर को देखने लगी। रणवीर ने अपने हाथों से आरुषि के आंसू साफ किए और धीमी आवाज़ में बोला, गुस्से में चिल्लाते हुए, रोते हुए, सवाल करते हुए, हर तरह अच्छी लगती हो। मुस्कुराते हुए भी अभी तो नहीं देखा, पर रोते हुए मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसीलिए आज के बाद मुझे इन आंखों में आंसू नहीं चाहिए तुम्हारे, समझी तुम। यह बोलते हुए रणवीर की आंखों में गुस्सा था। आरुषि के आंसू वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आरुषि से उसे लगाव तो हो गया था, उसके दिल में उसे भी पता नहीं चल रहा था आरुषि को लेकर के ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ में। वह तो आरुषि के साथ एक रात बिताने वाला था, उसके साथ अपने रूह को शांत करने वाला था, पर यहाँ तो वह अलग ही था। आरुषि के आंसू तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आरुषि ने नफरत भरी आवाज़ से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, रोने की वजह भी आप ही हैं मिस्टर मॉन्स्टर। कब से सवाल कर रही हूँ, कौन है आप, क्या चाहते हैं मुझसे, पर नहीं, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। यह बोलते हुए वह सवालिया नज़रों से रणवीर को देख रही थी। रणवीर ने एक नज़र भर के आरुषि को देखा और आहें भरते हुए कहा, ठीक है, बताता हूँ। तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद यह तो यकीन हो गया कि तुमसे दूर रहना अब मेरे बस का नहीं है, तो सुनो अब। यह बोलते हुए रणवीर आरुषि के ऊपर झुका हुआ था। वह उसकी ब्लू आंसू भरी आंखों में आंखें डालकर बोला, आई वांट यू। यह बोलकर के रणवीर ने अपना गाल आरुषि के गाल से टच कर दिया। रणवीर की बात सुनकर के आरुषि के तो होश ही उड़ गए थे। वह जल्दी से उठकर बैठी और रणवीर की तरफ देखकर बोली, क्या मैं आपको कोई डॉल लगती हूँ जो आपको चाहिए। यह बोलते हुए वह अजीब निगाहों से उसे देख रही थी। रणवीर उसकी बात पर मुस्कुरा कर बोला, डॉल नहीं हो तो इतनी खूबसूरत डॉल नहीं होती है जितने कि तुम हो। यह बोलते हुए वह एक टक आरुषि को देखे जा रहा था। उसका खुद को यूँ घूरना आरुषि को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह बेड से उठ खड़ी हुई और धीमी आवाज़ में बोली, देखिए, दूर रहिए मुझसे। मेरी ज़िंदगी में कोई और है तो मेरी ज़िंदगी में किसी की कोई जगह नहीं है। यह बोलकर के आरुषि मुंह फेर कर खड़ी हो गई। आरुषि के मुंह से किसी और के बारे में सुनकर रणवीर के हाथों की मुठियाँ कस गई। ब्राउन आंखें गुस्से से लाल होकर उसने अपने हाथ से बेडशीट को मुट्ठी में भर लिया। गुस्से में उसके गुलाबी होठ थरथराने लगे। वह बेड से उठा, धीरे से चलते हुए आरुषि के पीछे जाकर खड़ा हो गया और तेज़ी से अपना हाथ आरुषि के पेट पर, उसके ब्लाउज के नीचे कुर्ती पर रखा और अपना हाथ तेज़ी से उसके पेट पर दबा दिया और दूसरा हाथ टाइटली से उसके शोल्डर पर रख दिया और अपने लबों को आरुषि के कान के नज़दीक कर दिया। अचानक इतना तेज जकड़ने से आरुषि घबरा उठी। गुस्से से रणवीर के दांत पीसते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें इतनी इजाज़त नहीं है कि तुम मेरे सामने किसी और का नाम ले सको। जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए वह बस मेरा ही है और आज से तुम सिर्फ मेरी हो। किसी और के बारे में अगर सोचा भी तो वह होगा जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा। यह कहते हुए दिल दहला देने की हद तक डरावना लग रहा था, जिसे सुनकर के आरुषि के माथे पर पसीने से तरबतर हो गई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। वह लंबी लंबी सांस लेने लगी थी।
रणवीर ने उसे अपनी तरफ पलटा। उसके चेहरे पर यह डर देख करके रणवीर ने अपने हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करके बोला, इधर देखो मेरी तरफ। यह बोलते हुए उसकी आवाज़ बड़ी ही सर्द थी। आरुषि ने डरते डरते अपनी ब्लू आंखें उसकी तरफ कर दी, जिसमें इस वक्त मोती जैसे आंसू भरे हुए थे। आरुषि ने हल्के कांपते हुए आवाज़ में बोली, आप यह सब क्यों कर रहे हो? आप अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे हो। आप कौन हैं और मुझे यहाँ पर बंद करके क्यों रखे हो? और वह इतना बोल ही दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर भी रही थी कि पता नहीं अभी यह डेविल क्या करेगा उसके साथ में। उसको यूं डरता हुआ देखकर रणवीर के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, पर वह अंदर ही स्माइल को रोक रखा था और बाहर से सीरियस टोन में कहा, यह सब जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। बस इतना जान लो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। इतना सुनते ही आरुषि के ब्लू आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई और हैरानी से फैल गई। वह चौंक कर बोली, शादी? क्या? रणवीर के मुंह से यह सुनकर के आरुषि घबराकर पीछे हटने लगी और चिल्लाकर बोली, आप पागल वागल हैं क्या? शादी क्या है? आपको यह सब मजाक लगता है? यह खेल है क्या? मैं आप जैसे पागल इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। इससे अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगी, पर मैं आपसे शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगी। आप बहुत बुरे हो। आरुषि के मुंह से मरने की बात सुनकर के जहां अभी उसके होठों पर स्माइल थी, वह गुस्से से सिकुड़ गए। हाथों की मुठ्ठियां भी कस गई। रणवीर ने फुर्ती से आरुषि को पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसके हाथों को अपने हाथों में फोल्ड कर दिया, जिससे रणवीर पकड़ा हुआ था। रणवीर को आरुषि भूल भी नहीं पा रही थी। यह सब देख कर के आरुषि बहुत ज़्यादा घबरा गई। रणवीर ने आरुषि की आंखों में देखते हुए धीमी मगर दिल दहला देने वाली आवाज़ में कहा, आज बोल दिया बात। आज के बाद अगर मरने जैसा लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से आया तो मैं इस पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। समझी तुम? इस पूरी दुनिया को जला दूंगा। तुम मेरी अमानत हो और अगर मेरी अमानत पर एक खरोच भी आई हो तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं क्या कर दूंगा। वह यह सब इतने दीवानेपन में कह रहा था जिससे कि आरुषि सहम गई थी। उसके लिए यह सब कुछ बहुत नया था। वह सब किसी तरह रणवीर की निगाहों से बचना चाह रही थी, पर रणवीर की नज़रों से बचना इतना आसान नहीं था। उसने जल्दी से हाँ में गर्दन हिला दी, क्योंकि रणवीर उस वक्त कुछ भी कर सकता था। रणवीर ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लिया। तभी रणवीर कुछ सोचने लगा, जिसे सोच करके रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई। रणवीर अपना हाथ आरुषि की कमर पर रखा और बोला, अच्छा तुम घर जाना चाहती हो ना? ठीक है, तुम जा सकती हो। यहाँ से मैं भिजवा देता हूँ। लेकिन रणवीर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी तो आरुषि बेताबी से उसे देखते हुए बोली, लेकिन क्या? प्लीज़ कहिए ना। उसकी बेताबी देख कर के रणवीर मुस्कुरा दिया और बोला, बहुत जल्द तुम मेरी बन जाओगी और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा मुझसे बचने का, पर अभी तुम जा सकती हो। आरुषि ने उसको खुद से अलग की और बोली, तो आपका यह सपना सपना ही रह जाएगा मिस्टर मॉन्स्टर। आरुषि के मुंह से मिस्टर मॉन्स्टर सुनकर रणवीर हंस पड़ा और बोला, वैसे तुम्हारे मुंह से यह सुनना अच्छा लगा मिस्टर मॉन्स्टर, सूट करता है मुझ पर। आरुषि ने बड़ा सा मुंह बनाकर मुंह फेर ली और रणवीर ने किसी को कॉल लगाया। एक मास्क मैन रूम के बाहर आकर नॉक किया। रणवीर ने ऊंची आवाज़ में कहा, 2 मिनट बाहर ही होल्ड करो। आरुषि बाहर जाने लगी तो रणवीर ने आरुषि का हाथ पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया तो आरुषि उसे देखते हुए बोली, आपने ही तो बोला कि मैं जा सकती हूँ, फिर अभी क्यों जाने नहीं दे रहे हो आप? रणवीर ने अपनी पॉकेट से एक कपड़ा निकाला और बोला, चली जाना, इतनी जल्दी भी क्या है जाना? मैं तो कह ही रहा हूँ यहाँ से जाने के लिए, मैं कहाँ रोक रहा हूँ, पर अब जाना है तो इतनी जल्दी क्या है? वह अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और आरुषि के आंखों पर बांध दिया। यह महसूस करके आरुषि कहने लगी, यह आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मुझे जाने भी दीजिए। पर वह कहाँ मानने वाला था। उसे इस वक्त आरुषि का सिर्फ लबों पर ही नज़र था और रणवीर पर एक नशा सा चढ़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ रूहान जब होश में आता है तो देखा कि उसकी बाहों में लड़की सो रही है
वह अपने सर पकड़कर बैठ गया और बहुत ज़्यादा ही डर और घबराहट में था कि मैं अब तो आरुषि के साथ बहुत बड़ा ही धोखा कर दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वह फ़ौरन से बेड से उठा और जाकर के सोफ़े पर बैठ गया और चिल्लाने लगा उस लड़की पर, तुम होती कौन हो इस तरह से मेरे कमरे में और मेरे बेड पर सोने वाली। वह उस लड़की का हाथ पकड़ करके उठाता है जो कि अभी इस वक्त पूरे कपड़े में भी नहीं थी। जब रूहान देखता है कि वह तो रूपा सेट्टी है, वह फ़ौरन से चौंक जाता है और कहने लगा, तुम मेरे कमरे में, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम कैसे आई हो। यह कह कर के वह उसका चेहरा देखने लगता है, पर रूपा हंस पड़ी और कहने लगी, तुम मुझसे भाग रहे थे, पर भाग कर मुझसे जाओगे कहाँ। तुम कहीं भी चले जाओ, मुझसे बच नहीं सकते हो। आई बात समझ में। इतना कह कर के वह रूहान के पास आकर उसे गले लगाने की कोशिश करती है, मगर रूहान उसे खींचकर एक थप्पड़ लगाता है और कहने लगा, निकल जाओ मेरे कमरे से। ना ही तुम कल मेरी ज़िंदगी में आई थी, ना मैं आज तुम्हें अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा बनाने वाला हूँ, समझी तुम। इतना कह कर के उसका हाथ पकड़ के कमरे से बाहर निकाल दिया। आज के लिए इतना ही, बाकी की कहानी कल आएगी। अब क्या होगा आरुषि के साथ। रूहान एक लड़की के साथ रात बिता चुका, तो आरुषि के साथ वह क्या शादी करेगा, आरुषि यह जानकर कैसा रिएक्ट करेगी, आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।